श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। 10 बजे पुलिस लाइन में रैतिक परेड में हिस्सा लेने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। रैतिक परेड में कई घोषणाएं भी कर सकते हैं आज मुख्यमंत्री। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यहां पर 1 बजे गैरसैंण पहुंचकर कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। तो राज्य स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है 9 नवंबर। राज्य आंदोलन के शहीदों को सबसे पहले स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस है। सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी है और सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य तेजी से साथ विकास कर रहा है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करेगी और उसे पूरा करने में जुटी भी हुई है। सीएम ने कहा कि देवभूमि में प्रधानमंत्री मोदी का विशेष लगाव है। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत काम भी हो रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे लगभग पूरा हो चुका है। वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी इस वक्त काम जारी है। इसके साथ ही राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया जा रहा है। तो उत्तराखंड 24 साल का हो गया है और 24 साल में वो प्रवेश कर रहा है और मुख्यमंत्री ने इसे लेकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री प्रदेश के सभी 13 जिलों के लोगों से संवाद करेंगे। सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संवाद कार्यक्रम उनका रखा गया है। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि उनका उत्तराखंड के लोगों से विशेष लगाव है। आज 24वें वर्ष में, स्थापना दिवस के 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है उत्तराखंड। हालांकि लगातार विकास की बयार, और अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो हमेशा से वो उत्तराखंड को आगे आने वाले दिनों में सबसे उभरता हुआ राज्य बताते हैं। और आज जब स्थापना दिवस है तो इस मौके पर प्रधानमंत्री प्रदेश के सभी 13 जिलों के लोगों से संवाद करेंगे। सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संवाद कार्यक्रम रखा गया है। तो प्रदेश के 13 जिलों से प्रधानमंत्री का संवाद होगा। जिस तरह से उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री का विशेष लगाव उत्तराखंड से है। हमने देखा है कि चाहे केदारनाथ धाम हो या बाकी जगहों पर हो, खुद पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनसे समय समय पर जानकारी वहां के विकास को लेकर वो लेते रहते हैं। उत्तराखंड को कहते हैं कि ये लगातार उभरता हुआ राज्य, आगे आने वाला दिन उत्तराखंड का है। ऐसे में आज स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जिलों के लोगों से बातचीत करने वाले हैं, उनसे जुड़ेंगे। कार्यक्रम करीब 9:30 बजे रखा गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए चमोली से नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आज राज्य स्थापना दिवस, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात यह कि राज्य स्थापना दिवस के 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है उत्तराखंड। ऐसे में किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन और इस राज्य स्थापना दिवस को लेकर लोग क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से पूरे प्रदेशवासियों को न्यूज 18 की तरफ से भी आज राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई है। और आज ऐतिहासिक पल भी है उत्तराखंड राज्य के लिए, क्योंकि आज पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गैरसैंण सहित पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में लोगों से संवाद करने जा रहे हैं। लगभग 9:30 बजे से 10 बजे के बीच का ये कार्यक्रम रखा गया है। और विशेष तौर पर आज अगर बात करें तो जो शीतकालीन राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए स्कूली बच्चों के साथ साथ जो क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और जो स्थानीय जनता है उनको वहाँ पे बुलाया गया है, वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और लगभग 9:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा गैरसैंण में। और उसके बाद लगभग 1 बजे के आसपास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गैरसैंण पहुंचेंगे। तो कहीं न कहीं अगर पहाड़ी जिले चमोली की बात करें तो आज काफी सौगात वहां पे मिल सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहां पे पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जनपद वासियों को उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ सौगात जरूर राज्य स्थापना दिवस पर देंगे, क्योंकि राज्य स्थापना दिवस के लगभग पूरे 24 वर्ष हो चुके हैं और 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो रजत जयंती के अवसर के
तौर पर भी इस राज्य स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। जो भी अधिकारी जिले के हैं सब गैरसैंण पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 9:30 बजे के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि वो पूरे तमाम 13 जिलों में आज यहाँ पे जो संवाद कार्यक्रम है उस संवाद कार्यक्रम करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और 13 जिलों के लोगों से करने वाले हैं। इसके लिए व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। नितिन बता रहे थे कि कहां-कहां व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भी गैरसैंण पहुंचने वाले हैं। चलिए नितिन, आपसे बातचीत आज होती रहेगी पूरे दिन भर और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर भी हमारी नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव और ओबीसी आरक्षण का पेच फंसा हुआ है। हाईकोर्ट के मुताबिक ओबीसी आरक्षण के हिसाब से चुनाव होने चाहिए। सरकार 2011 की जनसंख्या में चुनाव की बात कर रही है। दोनों बातें एकदम अलग है। एक रिपोर्ट जरा देखिए। ओबीसी आरक्षण की मांग के साथ 30 साल पहले उत्तराखंड आंदोलन हुआ। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाएगा, लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी ओबीसी आरक्षण मुद्दा बना हुआ है। निकाय चुनाव का पेच इसी को लेकर फंसा हुआ है। ओबीसी आरक्षण का फायदा सिर्फ उत्तराखंड के ओबीसी को मिले, किसी दूसरे राज्य के ओबीसी को नहीं। इसे देखते हुए सरकार साल 2011 के आधार पर चुनाव कराने की बात कह चुकी है। वहीं हाईकोर्ट का कहना है कि इस बार के निकाय चुनाव में साफ साफ ओबीसी आरक्षण का निर्धारण होना चाहिए और चुनाव में ओबीसी को उसका हक मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि सरकार अपनी बात पर कायम रहेगी या हाईकोर्ट के आदेश को ना मानना पड़े, इसके लिए कोई अध्यादेश लेकर आएगी। स्पष्ट ये है कि हम लोग जनसंख्या 2011 को आधार मान रहे हैं। एक, जहां आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारा एकल आयोग जस्टिस BS वर्मा की अध्यक्षता में जो बना था, उसकी रिपोर्ट हमने यानी सरकार ने स्वीकार कर ली है। कैबिनेट ने उसको स्वीकार कर लिया, पास कर लिया। अब चूंकि उसको राज्यपाल जी के पास भेज दिया है, जहां से ही वहां से अध्यादेश का ये रूप लेगा तो हम उसके आधार पर चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। दिसंबर में निकाय चुनाव के दावे के साथ शहरी विकास मंत्री 2 अलग अलग बातें कर रहे हैं, जबकि दिसंबर के पहले हफ्ते में निकाय का कार्यकाल पूरा हुए 1 साल हो जाएगा। 1 साल में सरकार ओबीसी आरक्षण का पेच नहीं सुलझा पाई। प्रवर समिति भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। यही वजह है कि ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का आदेश टिकेगा या फिर सरकार का स्टैंड, ये साफ नहीं है। आप जनसंख्या आप 2011 की लेना चाहेंगे और आरक्षण आप करेंगे कि जो आपकी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, तो वो कमेटी किस हिसाब से रिपोर्ट दे रही है? कौन सा सर्वे उन्होंने ओबीसी का कर दिया है? 14% के लगभग यहाँ ओबीसी आते हैं, उसमें आपका अभी तक क्लियर नहीं कि क्या आप करेंगे। अध्यादेश के जरिए आप इसको करना चाहेंगे या विधानसभा का विशेष सत्र आप बुलाएंगे? कब ये पास होगा, कब आप उसको आपके गवर्नर दस्तखत करेंगे, कब ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? फिलहाल निकाय चुनाव और ओबीसी आरक्षण पर सरकार का स्टैंड ही साफ नहीं है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण की मांग से निकले उत्तराखंड में ओबीसी पर कंफ्यूजन बरकरार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। प्रयागराज में कुंभ मेले से पहले साधु संतों के बैरागी अखाड़ों ने अखाड़ा परिषद से अलग होने और वैष्णव अखाड़ा परिषद बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद हरिद्वार में साधु संतों और अखाड़ों में हलचल सी मच गई है। पहले से 2 गुटों में बटी संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद अब 3 हिस्सों में टूट सकती है। बृहस्पतिवार को मेला प्राधिकरण की मीटिंग के दौरान अखाड़ा परिषद के 2 गुटों में चली आ रही टकराव हाथापाई में बदल गई, जिसके बाद बैरागी अखाड़े ने 2010 में बनाई गई अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद के बैनर तले कुंभ मेले में जाने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था में निर्मोही अखाड़े के सचिव महंत राजेंद्र दास को अध्यक्ष और दिगंबर अखाड़े के सचिव बाबा हठयोगी को महासचिव बनाया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, अभी तो महाकुंभ की शुरुआत नहीं हुई है और जिस तरह से मेला प्रशासन के साथ जब बैठक हुई तो 2 गुट आपस में भिड़ गए जमीन विवाद को लेकर, लेकिन अब ये नया विवाद है कि अब 3 अखाड़ा परिषद होंगे। क्या इसकी रूपरेखा होगी और किस तरह से ये अलग होंगे, तो क्या कहलाएंगे, क्या कुछ जानकारी से लेकर?
देखिए, अखाड़ा परिषद के जो गुटों का जो टकराव है वो साधु संतों के बीच वर्चस्व की जंग है। पहले इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। 2021 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और कुंभ मेले के आयोजन के कुछ महीने बाद सितंबर महीने में जो उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष थे अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी, उनकी संदिग्ध परिस्थिति में प्रयागराज में मौत हो गई थी। तो उसके बाद में अखाड़ा परिषद दो गुटों में बट गई थी, क्योंकि वो अध्यक्ष थे और उन्होंने पूरी तरह से जो अखाड़ा परिषद था उसका पूरी तरह से वो नियंत्रण कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दो गुटों में बटी तो उसके बाद में निरंजनी अखाड़ा एक गुट और महानिर्वाणी एक गुट, दोनों के अध्यक्ष और महामंत्री बन गए। और जो अखाड़ा परिषद जो 13 अखाड़ों वाली अखाड़ा परिषद थी वो दो गुटों में बट गई थी। इसमें समय समय पर यह बात चली आ रही थी कि जो बैरागी अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों में 3 बैरागी अखाड़े होते हैं, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, तो उनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसको लेकर बात उठती थी। और 2025 में जो प्रयागराज में कुंभ मेला होना था उसको लेकर लगातार संशय बना हुआ था, असमंजस बना हुआ था कि किस अखाड़ा परिषद के किस गुट के नेतृत्व में ये कुंभ मेला जो है वो संपन्न होगा, सरकार किसके साथ समन्वय बनाएगी। तो ये जो टकराव की स्थिति थी ये लगातार बनी हुई थी, लेकिन अभी जाहिर तौर पर सामने आ गई है। परसों बृहस्पतिवार के दिन जैसा कि देखा गया, मेला प्रशासन की मीटिंग चल रही थी सभी साधु संतों के साथ, उसमें जो अखाड़ा परिषद के गुट थे वो ना सिर्फ जुबानी तौर पर बल्कि उनके बीच में हाथापाई हो गई, पूरी तरह से जो जंग थी वो पूरी तरह से बाहर आ गई। तो उसके बाद में जो बैरागी अखाड़े हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए जो 3 बैरागी अखाड़े हैं, निर्मोही अड़ी, निर्वाणी अड़ी और दिगंबर अखाड़ा, उनकी ओर से ये ऐलान किया गया है, प्रयागराज में ही ये ऐलान किया गया है कि जो एक 2010 में एक बैरागी अखाड़ियों के लिए एक अलग संस्था बनाई गई थी, अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद, उसको सक्रिय किया जाएगा और उसी के बैनर तले जो बैरागी अखाड़े हैं वो कुंभ मेले में जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो अभी तक तो अखाड़ा परिषद 2 गुटों में बटी हुई थी, अब वो 3 गुटों में बढ़ जाएगी। और क्योंकि हरिद्वार में कई आश्रम अखाड़े हैं, कई इस तरह के अखाड़े हैं जिनके मुख्यालय हरिद्वार में है, हरिद्वार भी कुंभ नगरी है, तो प्रयागराज में जो ये निर्णय लिया गया है, ये जो ऐलान किया गया है बैरागी अखाड़ों की ओर से, उसको लेकर भी यहाँ पर संतों के बीच में काफी चर्चा यहाँ पर हो रही है और काफी हलचल संतों के बीच में हो रही है। क्योंकि ये जो जंग है ये अभी तक साधु संतों को जो लोग हैं वो एक आस्था की नजर से भी देखते हैं, लेकिन उनके बीच में अगर वर्चस्व की जंग होती है, और ना सिर्फ वर्चस्व की जंग होती है बल्कि हाथापाई भी होती है और बहुत ही गलत ढंग से उनके बीच में मारपीट होती है, तो इससे कहीं ना कहीं गलत संदेश लोगों के बीच में जाता है। लोगों के लिए भी बड़ा चिंता का और बड़ा कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर साधु संतों के बीच में बिल्कुल, तो वर्चस्व की लड़ाई है और वर्चस्व की लड़ाई में ही अब ये कहा जा रहा है कि 3 अलग अलग धड़ों में अखाड़ा परिषद बढ़ जाएगा। हालांकि इसको लेकर चर्चा भी खूब हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर यूसीसी के लिए आज बड़ा ऐलान हो सकता है, यानी कि आज बड़ा दिन है उसके लिए। यूसीसी लागू होने की डेट आज यहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घोषित कर सकते हैं। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम यूसीसी के तारीखों के जब ये लागू होगा उसकी घोषणा कर सकते हैं और आज ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी के लिए आज बड़ा दिन है। यूसीसी लागू होने की डेट घोषित कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अगर यूसीसी की बात की जाए, कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, इसको लेकर चर्चाएं बहुत दिन से है और राज्य स्थापना के दिन का इंतजार किया जा रहा था। अब ऐसी खबर आ रही है कि आज हो सकता है कि इसे लेकर ऐलान हो, क्या खबर? बिल्कुल नीलू, आज मुख्यमंत्री इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो किस डेट से घोषित होगा, किस डेट से लागू किया जाएगा। जहां तक हमें हमारी जानकारी है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, 2025 की कोई डेट मुख्यमंत्री आज घोषित कर सकते हैं कि 2025 में इस तारीख से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो रूलिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें कुछ टेक्निकलिटी है कि इसमें अभी जो कार्मिक है उनको प्रशिक्षण दिया जाना है। अभी अक्टूबर में ही एक और कमेटी बनाई गई है, मुख्यमंत्री के द्वारा 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो रूलिंग है उसके अनुसार अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगी, मास्टर ट्रेनर तैयार करेगी और ये मास्टर ट्रेनर फिर पूरे प्रदेश भर में अधिकारियों और कर्मचारियों को संबंधित डिपार्टमेंट के उनको ट्रेन करेंगे। इसीलिए कुछ समय लग सकता है, लिहाजा आज मुख्यमंत्री इस बात का ऐलान कर सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है किस तारीख से घोषित होगा, उस तारीख का आज मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे हैं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो इंतजार था क्या यूसीसी के लागू होने का, वो आज खत्म हो जाएगा, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। हरिद्वार में 2 विदेशी नागरिकों को ठहराकर पुलिस को जानकारी न देना होटल संचालक को भारी पड़ गया। एलआईयू की शिकायत पर हरिद्वार कोतवाली में भूपतवाला स्थित स्काई हाइट्स होटल के मैनेजर पर मुकदमा दर्ज किया गया। मैनेजर संजय कुमार पर फॉरेनर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
जून महीने में स्काई हाइट्स होटल में नीदरलैंड और लिथुआनिया के 2 नागरिक होटल में रुके हुए थे। नियमों के मुताबिक होटल के स्टाफ को विदेशी नागरिकों के होटल में रुकने पर 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचना देनी होती है। जांच में सामने आया कि होटल स्टाफ की ओर से इसको छिपाया गया था। हरिद्वार के लक्सर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने वाले आरोपी सलमान को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक गुरुवार देहरादून में लखनऊ जा रही वंदे भारत ट्रेन पर लक्सर रेलवे स्टेशन के पास सलमान ने पथराव किया था। ट्रेन में मौजूद गार्ड ने इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद लक्सर रेलवे स्टेशन की आरपीएफ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सलमान को हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर सलमान ने ट्रेन पर पत्थर फेंकने की बात कबूल कर ली। आरोपी लक्सर के खड़ंजा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। ट्रेन पलटाने की साजिशों के बाद हरिद्वार के लक्सर में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बरसाने का मामला सामने आया है। आरपीएफ पुलिस ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बरसा रहे एक 22 साल के सलमान नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। कंट्रोल रूम के जरिए आरपीएफ को जानकारी मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास आरोपी वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बरसा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको गिरफ्तार किया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पकड़ा गया आरोपी पास के ही खड़ंजा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और राज्य में छात्र संघ चुनाव का मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया। अब चुनाव कराने को लेकर एबीवीपी हाईकोर्ट पहुंची है। हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के खिलाफ एबीवीपी ने रिव्यू याचिका दाखिल की और 12 नवंबर को मामले में सुनवाई होगी। हालांकि अगर हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो संगठन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि पिछले आदेश में संशोधन कर चुनाव कराए जाएं। क्योंकि हमारी मांग ये है कि लिंग 2 के अनुसार 8 हफ्ते के अंदर चुनाव हो सकता है और अगर 24 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया चली है तो 24 दिसंबर तक भी लिंग 2 के अनुसार चुनाव हो सकता है। लेकिन उस जियो को चेंज करने की उसमें जरूरत थी। जो कोर्ट ने उस जियो का एज इट इज रखा उसको हम चैलेंज करते हैं। रुड़की के मोहल्ला इस्लाम नगर में पंजाब पुलिस की टीम एक महिला को गिरफ्तार करके पंजाब लेकर गई। महिला पर 2 साल की बच्ची की हत्या का आरोप है। दरअसल 17 अगस्त 2024 को पंजाब के मोहाली में किराए पर रह रही महिला पर अपनी सौतेली 2 साल की बच्ची की हत्या का आरोप था। बताया जा रहा है कि महिला ने बच्ची की पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद रुड़की आकर रहने लगी। वहीं पंजाब पुलिस ने अब महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मोहाली पंजाब से एक पुलिस टीम वहां हुई एक बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के संबंध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना और साक्ष्य संकलन के क्रम में रुड़की आई थी, जहां स्थानीय पुलिस के द्वारा उनकी अपेक्षा के अनुरूप आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया और यहां से वो एक घटना में जो वांछित अभियुक्ता है उसको हिरासत में लेकर गए हैं। पौड़ी में नए पोस्टमास्टरों की नियुक्ति पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। वहीं अब चयनित पोस्टमास्टर के हिंदी में आवेदन पत्र नहीं लिख पाने का मामला सामने आया। दरअसल मंगलवार को प्रधान डाकघर पौड़ी में एक पोस्टमास्टर ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा, जहां पर डाक अधीक्षक की ओर से ज्वाइनिंग के लिए आए पोस्टमास्टर को एक आवेदन पत्र हिंदी में लिखने के लिए कहा गया। आधे घंटे बाद जब हिंदी में लिखा आवेदन पत्र अधिकारियों ने देखा तो सभी अधिकारी कर्मचारी सिर पकड़कर बैठ गए, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हिंदी के आवेदन पत्र में कई गलतियां थी, जबकि पोस्टमास्टर ने हरियाणा बोर्ड से हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा में हिंदी में 95 नंबर पाए थे। ऐसे में अब इस पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। डाक अधीक्षक पौड़ी ने मामले की रिपोर्ट डाक परिमंडल देहरादून को भेज दिया है। हमें ये लगता है कि कैंडिडेट जो है उसका बोलना व्यवहार करना उचित नहीं है, तो उससे जैसे एप्लीकेशन लिखवा ली जाती है या लिखवा के ली जाती है तो उसमें उनके द्वारा जो है जिस अनुरूप उनके अंक प्राप्त हुए हैं उसके अनुरूप उनका ज्ञान जो है दिखता नहीं, प्रदर्शित नहीं होता है। तो ये मामले जो है हमने परिमंडल कार्यालय को जो है भेज दिए उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ।
पौड़ी के द्वारिखाल में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। द्वारिखाल के डाडा मंडी खेल मैदान में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में 14 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख द्वारिखाल महेंद्र सिंह राणा ने प्रतियोगिता में जीते खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। तीनों ने यहाँ पे मैं सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, सभी गुरुजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि जो बच्चे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बच्चे हमारे जिले लेवल पर, प्रदेश लेवल पे हमारे ब्लॉक का नाम रोशन करेंगे, और मैं उनके परिजनों को और सभी गुरुजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम आपको लिए चलते हैं ओल्ड लिपुलेख की यात्रा पर। 18,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ओल्ड लिपुलेख भारत चीन की LAC पर मौजूद है। इस इलाके में तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन होते हैं, लेकिन यहां तक पहुंच पाना इतना आसान भी नहीं है। कई 100 किलोमीटर का कठिन पहाड़ी सफर होने के अलावा यहां पहुंचने के लिए हजारों फीट की ऊंचाई पर पार करनी पड़ती है। न्यूज़ 18 देश का पहला चैनल है जो ओल्ड लिपुलेख तक पहुंचा, और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज हम आपको लिए चलते हैं ओल्ड लिपुलेख की यात्रा पर। ओल्ड लिपुलेख वो इलाका है जहाँ से पवित्र कैलाश के साक्षात दर्शन होते हैं। ओल्ड लिपुलेख भारत की सरजमी पे मौजूद है। तकरीबन 18,000 फीट की हाइट पर ये इलाका मौजूद है। काफ़ी कठिन ये सफ़र है, बावजूद इसके हम आपको ओल्ड लिपुलेख से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन कराएंगे। चाइना बॉर्डर पर LAC में मौजूद ओल्ड लिपुलेख वो इलाका है जहां से पवित्र कैलाश के दर्शन आसानी से हो जाते हैं, लेकिन यहां पहुंचने के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 220 किलोमीटर का सफर गाड़ी से तय करना होता है। धारचूला के बाद से ही यह सफर खासा कठिन है। ऊंची पहाड़ियों के बीच खतरनाक रास्तों को पार कर यहां पहुंच सकते हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गुंजी से ओल्ड लिपुलेख की यात्रा हर पल कठिन होते जाती है। हायर हिमालय के खतरनाक रास्ते और लगातार कम होती ऑक्सीजन यहां जाने वालों की परीक्षा लेती है। 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी तरह से बंद है। ऐसे में भारत ने तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शनों के लिए पहली बार अपनी सरजमी से रास्ता तलाशा है। ये रास्ता कई चुनौतियों से भले ही भरा हो, लेकिन यहाँ से पवित्र कैलाश के दर्शन के लिए चाइना पर निर्भर नहीं होना पड़ता। ओल्ड लिपुलेख की ये खड़ी चढ़ाई पार करना हमारे लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं हो रहा है। तकरीबन सिर्फ 100 मीटर का रास्ता अभी हमने तय किया है, लेकिन सांस पूरी तरीके से यहाँ पर फूलने लगी है, और हम भी यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके हुए हैं ताकि हालात थोड़े सामान्य हो तो आगे की चढ़ाई चढ़ सके। ओल्ड लिपुलेख पहुंचने के लिए 250 मीटर की चढ़ाई पार करनी जरूरी है, लेकिन 18,500 फीट की ऊंचाई पर 250 मीटर की चढ़ाई कई किलोमीटर जैसी महसूस होती है। इस सफर पर यात्री जितनी चढ़ाई चढ़ते जाते हैं उतने ही ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी न्यूज़ 18 के साथ 18,500 फीट की ऊंचाई पार कर ओल्ड लिपुलेख पहुंचे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह दुर्गम यात्रा 82 साल की उम्र में की है। ओल्ड लिपुलेख पहुंचने पर बर्फीली हवाएं आने वालों का स्वागत करती हैं। यहाँ ज्यादा देर तक रुक पाना भी हर किसी के बस में नहीं, लेकिन हमारी टीम ने यहाँ पहुंचकर तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत को न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद किया। ये यात्रा भले ही दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक हो, लेकिन ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन हर किसी को रोमांचित करने के लिए काफी हैं। देखिए, कठिन तो महादेव बैठे ही ऐसी जगह है, कठिन यात्राएं करनी पड़ेंगी ना अगर उनसे हमें मिलना है तो, लेकिन उन्होंने शक्ति दी है और वही सबको शक्ति देते हैं। मानसरोवर तो नहीं, पर सामने भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, कैलाश जी के दर्शन कर मैं अभिभूत हूँ, और मैंने एक ही प्रार्थना की है कि हे भगवान, तुम मेरे भारत को अखंड भारत बना दो। इसी साल उत्तराखंड सरकार ने माउंट कैलाश यात्रा शुरू की है, जिसमें देश भर से कुल 34 यात्रियों ने ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन किए थे। कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद ये इकलौता ऐसा इलाका है जहां से चीन में कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। ऐसे में इस इलाके का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। LAC पर होने के चलते यहाँ हर किसी को जाने की परमिशन भी नहीं है।
बावजूद इसके न्यूज 18 ने ओल्ड लिपुलेख का ये सफर तमाम चुनौतियों को पार करते हुए किया। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में न्यूज 18 पहला चैनल बना है जो ओल्ड लिपुलेख पर पहुंचा है। ओल्ड लिपुलेख पर हम लोग पहुंचे हैं जहां से पवित्र कैलाश के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। इस हाइट पर पहुंचना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, कठिन है, लेकिन ये सफ़र एक तरीके से काफ़ी कुछ सिखाने वाला है कि हायर हिमालयात में किस तरीके से जाया जाता है, किस तरीके से रहा जाता है और नेचर से कैसे खुद को एडजस्ट करना है, वो ये सफ़र आदमी को सिखाता है। हमारे साथ कई अन्य लोग भी यहाँ पर आए हैं जिनके लिए भी ये यात्रा काफ़ी कठिन थी, लेकिन यहाँ पर पहुँचकर वो काफ़ी सुकून महसूस कर रहे हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, ओल्ड लिपुलेख, पिथौरागढ़। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे 8 बजे की खबरों के साथ।